आज बेटा हम कल का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। चाहे तो आप लोग साथ साथ नोट्स बना लें अपने। टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये लिखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required to remove an electron, to remove an electron from the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell, from the outermost shell of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom। हमारे पास कोई एटम है, वो गैसियस है, गैसियस स्टेट में है और वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मीनिंग का कोई चेंज इसमें हम नहीं कर सकते, ठीक है, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। तो एक गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सबसे बाहर की शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना अमाउंट एनर्जी का चाहिए, उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, समझ गए? तो अब देखो बेटा ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है M, ये मेरे पास एक एलिमेंट है M, ये है गैसियस स्टेट। अब हमें इसमें से क्या लॉस करवाना है? इलेक्ट्रॉन। तो M पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। स्टेट अब इसकी कैसी है? गैसियस। प्लस इसने एक क्या लॉस कर दिया? इलेक्ट्रॉन। तो एक मेटल एटम है हमारे पास, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो उस पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि जब कोई भी एक एटम है, हमें उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितना अमाउंट एनर्जी का चाहिए, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है बेटा? अब ये कई तरह की होती है, तो हम यहाँ साथ साथ करेंगे। तो अब यहाँ पे टॉपिक है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मीनिंग होता है 1 by 1, कि हमें एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाना है। तो आप देखो, पहले मेटल एटम था गैसियस स्टेट में, इस पे कोई चार्ज नहीं था, सबसे पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मेटल पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। इसने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है ना अभी, तो इसको हम बोलेंगे IE1। इसको क्या बोलोगे आप लोग? IE1, या आप इसको ये भी कह सकते हो डेल्टा IH1। IE1 या डेल्टा IH1। IE1 का मतलब है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 1 से हो गया फर्स्ट, I से आयोनाइजेशन और E से एंथैल्पी। डेल्टा IH1 में क्या होगा? चेंज इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो भाई सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये हो गया आपका IE1। ओके, अब हमें इसमें से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जाना है। तो अब M पे एक पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही आ चुका है, अब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालूं, तो M पॉजिटिव है गैसियस, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो अब ये क्या हो गया? M2 पॉजिटिव गैसियस हो गया। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहा है, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज और आएगा ना, तो अब ये पॉजिटिव से क्या हो गया? 2 पॉजिटिव, प्लस में इसने क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन। अब ये इसकी हुई IE2 या डेल्टा IH2। IE2 का मीनिंग क्या है? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी,
और डेल्टा IH2 भी क्या हुआ, चेंज इन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब हमें इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। प्लीज बी ऑन टाइम, सारे बच्चे लेट हो आप लोग। तो अब देखिए Mp2 पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही है, अब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाह रहे हैं, तो अब ये 2 पॉजिटिव से क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव। स्टेट अब भी क्या रहेगी, गैसियस। प्लस में क्या निकल गया ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आया IE3 या डेल्टा IH3। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको हम बोलते हैं IE3। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि हम एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं। ठीक है, और बेटा मैक्सिमम किसी भी एटम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल हो पाता है, मैक्सिमम बस एक्सचेंज ही 3 इलेक्ट्रॉन तक होता है। तो आपकी 3 टर्म होगी IE1, IE2, IE3, इन्हीं को हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, और अब अगर यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है, जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये बताना है कि जो IE3 है ना, ये सबसे ज्यादा होती है, इससे कम होता है IE2 और इससे कम होता है IE1। जो आपका IE3 है ये सबसे ज्यादा होता है, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला था एनर्जी थोड़ी कम चाहिए, और पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम एनर्जी चाहिए। तो IE3 आपका सबसे ज्यादा है, ये आप याद रखिए। IE3 लिखो, डेल्टा IH3 लिखो, मतलब एक ही है। फिर आप लोग इसके बाद ये याद करेंगे यूनिट। यूनिट क्या है इसकी, किलोजूल पर मोल। यूनिट क्या है, किलोजूल पर मोल है। ठीक है, तो बेटा यहां से आप ये टर्म तैयार कर लेना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग अटेंडेंस होगी क्लास के लास्ट में। तो ये मैं रब कर देती हूँ, और अब हेडिंग हम डालेंगे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग पीरियड। आप सभी हेडिंग डालें, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑन मूविंग अलोंग पीरियड। अब अगर हम पीरियड में मूव करेंगे तो क्या वेरिएशन आएगी एंथैल्पी की, वो हमें करना है। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑन मूविंग अलोंग पीरियड। पीरियड में जाने पर क्या वेरिएशन होती है, ये हमें अब डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बेटा आ सकता है कि घटती या बढ़ती है, क्या चेंज होता है बताओ। तो पीरियड में जाने पर क्या चेंज होगा, आप देखिए। पीरियड का मीनिंग है हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट किस में जाते हैं, पीरियड में जाते हैं। अब बेटा पीरियड में जाने पर हमेशा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज घटता है। अब साइज कब घटेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगी। तो जब भी हम पीरियड में मूव करते जाते हैं हमेशा एटॉमिक साइज घटता है पीरियड में। एटॉमिक साइज घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। अब अट्रैक्शन किस किस में बढ़ेगी, न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, लेकिन न्यूक्लियस और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो जाएगा किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हमें और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कहोगे, एज वी मूव अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज as well as atomic size decrease। एटॉमिक साइज कब छोटा होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ज्यादा हमें ताकत लगानी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। ठीक है, आपकी क्या इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तुम जितना पीरियड की तरफ बढ़ते जाओगे लेफ्ट से लेके राइट तक, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि साइज घटता जाता है। तो एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, कर लोगे।
लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पे है। जैसे मान लो मैंने पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट लिए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन को छोड़ दो, वो नोबल गैस है, ठीक है। अब आप देखिए, बोरोन की एंथैल्पी कार्बन से कम है, कार्बन की नाइट्रोजन से कम है, लेकिन जो नाइट्रोजन है ना, इसकी ऑक्सीजन से ज्यादा है, ठीक है। और जो आपका ऑक्सीजन है फ्लोरीन से कम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बना। अब ऐसे सेम बेरिलियम में भी होता है, बेरिलियम की ज्यादा होती है किससे, बोरोन से। तो अभी तो मैंने ये पढ़ा है कि एंथैल्पी लगातार घटती बढ़ती है किसमें, पीरियड में, लेकिन दो इसमें एक्सेप्शन भी आ गए, दो इसमें एक्सेप्शन भी आ गए। तो अब आप इन एक्सेप्शंस का आंसर दो। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब कोई सबशेल हाफ फिल्ड होती है या फुल्ली फिल्ड होती है, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल होती है। आप लोगों को ये बात पता है, अगर कोई भी सबशेल है वो हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है, तो वो स्टेबल है, और स्टेबल चीज में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजीली पॉसिबल नहीं है। भाई जो स्टेबल है वहां से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो पहले कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p3। तो इसकी आउटर मोस्ट क्या है, 2p3, ठीक है बेटा। तो एक 2px, एक 2py और एक 2pz। यहाँ p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। आपको पता होना चाहिए p सबशेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है px, py और pz में। तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई ये हाफ फील्ड है। क्या है ये, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मीनिंग ये फिलहाल स्टेबल है। कैसी है ये, स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल है तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टेबल चीज में से इसलिए इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं होगा। तो हमें यहाँ ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। फिर ये कह रहा है कि एन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुश्किल है, लेकिन ओ से इलेक्ट्रॉन इजिली निकलेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो ओ है, ओ का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4, हो गया 8। तो अब आप बताओ इस बार p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, बोलो सारे। इस बार p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैम 2 अनपेयर्ड है। हाँ जी, इस बार p सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब आप देखो, ना तो ये हाफ फील्ड ही रहा, ना ये फुल्ली फील्ड ही रहा, ये तो बीच में फंस गया ना। ना तो ये पूरा ही भर पाया, ना ये आधा ही रह पाया। अब हर कोई खुद को क्या करना चाहता है, स्टेबल। तो ऑक्सीजन भी सोच रहा है मैं खुद को स्टेबल करूं। बेटा सब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब इसको स्टेबल करने के दो तरीके हैं, या तो खुद को ये फुल्ली फील्ड करे, या ये खुद को हाफ फील्ड करे। अब अगर ये चाहता है कि मैं खुद को फुल्ली फील्ड करूं, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि एक py में आए और एक pz में आए। भाई ये आपका 2px है, ये 2py है, और ये आपका 2pz है, ठीक है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इसको फुल्ली फील्ड करके स्टेबल करें, तब तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर ये सोच रहा है मैं खुद को हाफ फील्ड करके स्टेबल कर दूं, तो बस इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो अब आप लोग मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आवाज नहीं बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, कौन सा काम इजी होगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है? एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है। तो ऑक्सीजन तो खुद ही चाहता है कि मेरा फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन निकले, ताकि मैं p4 से क्या हो जाऊं, ठीक है, ताकि मैं p4 से क्या हो जाऊं, p3 हो जाऊं, और मैं खुद को स्टेबल फील करूं, और मैं खुद को स्टेबल फील करूं, ठीक है। तो यही वजह है बेटा कि जो ऑक्सीजन है वो अपना पहला इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन तो स्टेबल बन के बैठा है, उसके पी में 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो हाफ फील्ड थे, और कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को खराब करना नहीं चाहता। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल है।
ठीक है बेटा, कंचन माइक बंद कर लो, कंचन। तो भाई अपने आप समझ गए होंगे आप लोग कि नाइट्रोजन से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बट ऑक्सीजन से नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको समझा दिया। सॉरी बेटा, नाइट्रोजन से मुश्किल है, ऑक्सीजन से आसान है। तो आपको जनरल तो वेरिएशन ये पढ़नी है कि लगातार तो आपकी जो है एंथैल्पी है वो बढ़ती है पीरियड में, बट कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है। कंचन बेटा माइक ऑफ करो। ठीक है भाई, कर लेंगे। तो ये आपका टॉपिक हो गया, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑन मूविंग अलोंग पीरियड। ओके, कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो इसको मैं रब कर देती हूँ। यही सेम केस बेरिलियम और बोरोन में है। बेरिलियम फुल्ली फिल्ड है, बोरोन जो है वो फुल्ली फिल्ड भी नहीं है ना वो हाफ फिल्ड है। तो बेरिलियम कहीं ना कहीं स्टेबल ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरोन। तो अब इसके बाद हेडिंग डाल लो, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अभी हमने पढ़ा था अलोंग द पीरियड, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डाउन द ग्रुप। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अभी आप देखिए आगे, अब हेडिंग आप डाल लो, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो मैंने ग्रुप 1 के एलिमेंट ले लिए, आप सबको याद है लीना की रब से फरियाद। एटॉमिक नंबर 1 102 3 38 11 11 8 19 19 18 37 37 18 55 55 और 32 87। अब मैं लिखूंगी इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन की होती है 1s1, इसकी होती है 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। इन सब के बाहर लिखो इनकी नोबल गैसेस। तो यहाँ आएगा हीलियम, यहाँ नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। ठीक है, आप देखो सभी का एटॉमिक नंबर पूरा है। भाई नियोन होता है 10, 10 और 1 11, आर्गन होता है 18, 18 और 1 19, क्रिप्टॉन होता है 36, 36 और 1 37। तो अब आप सब ध्यान से मुझे ये बताओ, सभी के बाहर कॉमन क्या आ रहा है? 1s1, 2s1, 3s1, 4s1। एस में सभी में इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। तो क्या सेम है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। सब शेल भी ऐसी आ रही है सब में, बस आप n की वैल्यू देख रहे हो, वो वेरिएबल है। यहाँ वैल्यू ऑफ n 1 थी, फिर यहाँ 2 हो गया, फिर 3 4 5 6 7। तो हर बार बेटा वैल्यू ऑफ n बढ़ रही है, मतलब कि शेल बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो क्या है? सेम है। तो आप लोग साथ साथ लिखें ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। आवाज नहीं बेटा, 1 by 1 खुद को म्यूट रखे। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज 1 by 1। पहले वैल्यू n की 1 थी, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो नंबर ऑफ शेल जो है आपकी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा ये किस बच्चे का माइक ऑन है? बंद कर लो। कंचन, अब मैंने म्यूट ही कर दिया सबको। ठीक है, बैठे रहो आराम से। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है 1 by 1। सेकंड, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहते हैं। भाई सभी की एस में एक ही की तो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। अब डाउन द ग्रुप जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी। क्यों घटेगी बेटा, आपको पता है, साइज बढ़ रहा है, दूर दूर जा रहे हैं एटम, तो अट्रैक्शन कम हो रही है। एटॉमिक साइज इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। और अगर अट्रैक्शन ही कम है, किसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब अगर अट्रैक्शन ही कम है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए कम ताकत लगानी पड़ेगी, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आप क्या कहोगे, क्या घटेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। ठीक है, तो ये वेरिएशन आपको याद करनी है कि पीरियड में जाने पर एंथैल्पी बढ़ रही थी, बट ग्रुप में जब तुम मूव कर रहे हो तो एंथैल्पी आपकी घट रही है। तो अगर अब इन सबको मैं अरेंज करूं तो इन सभी में से H को तो छोड़ दो, एक्सेप्शन है, इन सभी में लिथियम की सबसे ज्यादा एंथैल्पी, लिथियम से कम है सोडियम की, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम एंड देन फ्रेंशियम। मतलब जितना तुम डाउन द ग्रुप आओगे उतनी रिएक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी। जितना आप डाउन द ग्रुप जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो आप यहाँ 6th पॉइंट भी लिख सकते हो, रिएक्टिविटी इंक्रीज, रिएक्टिविटी इंक्रीज। जितना डाउन द ग्रुप आओगे उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। और अगर कोई एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसका मीनिंग क्या कहोगे आप, कि वो जल्दी रिएक्शन शो करेगा, तो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी डाउन द ग्रुप। यही तो वजह है कि जो आपका फ्रेंशियम है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव। फ्रेंशियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी आपकी बढ़ती जाती है। एक और बात बेटा, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, S, P, D एंड F। इन चारों ब्लॉक में से जो S ब्लॉक है ना, S ब्लॉक की सबसे कम होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप लोग लिख लें, S ब्लॉक है लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चारों ब्लॉक में से S, P, D और F में से जो S ब्लॉक है इसकी सबसे कम होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, मैं ये रब कर देती हूँ और यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग ऐड कर ले, S ब्लॉक हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। S ब्लॉक हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपको ये भी पता है कि S ब्लॉक में भी 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो अगर मैं दोनों ग्रुप की बात करूं तो जो ग्रुप नंबर 1 है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 की ज्यादा कम होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ग्रुप 1 में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है। अगर वो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो वो खुद को स्टेबल फील करते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 की कम होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग कर लेंगे बेटा, बताइए हो जाएगा सभी का। वेरी गुड बेटा, तो आप लोग ये कर लिए, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। तो अब बेटा इसके बाद आप नेक्स्ट करें, ये आपने कर लिया होगा, रब कर देती हूँ इसको। अब एक क्वेश्चन है, सोडियम और मैग्नीशियम, इन दोनों में आपको ये बताना है विच हैव लो IE1। आपको ये बताना है सोडियम और मैग्नीशियम में से किसकी कम होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से आसान है, सोडियम में से या मैग्नीशियम में से। ठीक है, आपको ये बताना है सोडियम में से या मैग्नीशियम में से। तो आप मुझसे बताना चाहेगा कोई, बोलो, मैंने अनम्यूट कर दिया तुम्हें। सोडियम और मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ आसान है, सोडियम से या मैग्नीशियम से। कोमल बताना चाह रहे हो बेटा। अभी तो मैंने करवाया, ग्रुप नंबर 1 की एंथैल्पी कम होती है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 2।
सोडियम। सोडियम की एंथैल्पी कम होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। देखो रीजन और समझा दूं मैं आपको। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन बड़ी नियोन 10 तो यही हो गए 3s1, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी नियोन 3s2। तो आप सबको पता है s सब शेल कंटेन मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल। अब इसके s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन वाला फुल्ली फील्ड है, कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल है, ये कहीं ना कहीं कम स्टेबल है। ये तो खुद चाहता है मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ही निकल जाए, मैं 3s1 से क्या हो जाऊं 3s0 हो जाऊं, क्योंकि मेरा अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैं नियोन पे आ जाऊंगा, मतलब मेरी स्टेबल क्या हो जाएगी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो खुद ही क्या चाहता है, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद it achieve stable noble gas electronic configuration। तो ये तो खुद ही चाहता है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ये इजीली अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा ये आपका टॉपिक पूरा हुआ आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अब बेटा हमारे यहाँ पे 3 टॉपिक और बचे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। 2 टर्म्स तो ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एक है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, तो जो बेटा ये टॉपिक्स है ना, ये मैंने सारे टॉपिक्स +1 क्लास में पढ़ा रखे हैं, ये आपका +1 क्लास का सिलेबस ही चल रहा है, आप लोग ये मान के चले। तो मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है सारी, मैं आज आप लोगों को सारी वीडियो दूंगी इसके साथ साथ। ठीक है, आप उन वीडियोस को देखें, उनसे नोट्स बनाएं, चैप्टर आपका पूरा कवर होगा। जितना हमारा होगा हम यहाँ करेंगे 3-4 डेज में, मंडे को पेपर है, तो मेरी तरफ से बेटा आपकी सारी वीडियो आज ही आ जाएंगी, आप उन सारी वीडियोस को देखें। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity. What is electronegativity? It is the tendency of an atom. It is the tendency of an atom to attract. Tendency of an atom to attract the shared pair of electron. Tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. Towards itself. बेटा एक एटम की कितनी टेंडेंसी है कि वो अपनी तरफ कितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को पेयर को अट्रैक्ट करना है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड स्टेट। यहाँ पर एटम आइसोलेटेड नहीं होगा, ये जो प्रॉपर्टी है वो बॉन्डेड स्टेट की होगी। एक एटम है, उसमें कितनी ताकत है कि वो कितनी ताकत के साथ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर पा रहा है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब इसकी हम बात करेंगे वेरिएशन की। तो जब हम मूव करेंगे अलोंग द पीरियड, पीरियड का मीनिंग क्या, मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो जितना आप राइट की तरफ मूव करोगे उतनी ही आपकी बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। लेकिन जब आप मूव करोगे डाउन द ग्रुप, जब आप मूव करोगे डाउन द ग्रुप, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होगी। इंक्रीज तो होगी पीरियड में और डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब क्यों होगा कैसे होगा वो टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक का टॉपिक आप पढ़ लें, बाकी जो आपको मैंने वीडियोस देनी है आज वो वीडियोस देखें, टॉपिक समझे, वहां से उनके नोट्स बनाएं और ये पूरा टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयार करें। ठीक है बेटा, बेटा आवाज साफ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो बोलो।
फिर बोलिए, जल्दी बोलो, टाइम पूरा होने वाला है।